चलो भाई। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 से 18 तक मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट है ना। कितने 6-7 क्वेश्चन है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। डिस्कस। कमाल है। चलो इमेजिनेशन के ऊपर। 200 वर्ड्स 12.5 मार्क्स 9 मिनट में लिखेंगे। 3 पेज। टाइमर शायद बंद हो गया होगा, है ना। हो गया टाइम तो मे बी। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन में ये मैंने इसलिए ज्यादा वर्ड लिखे हैं क्योंकि आपके वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और कौन से वर्ड चूज करोगे और कैसे उसको करोगे वो मेरे को बताना है। और आगे भी कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आता है हाइपोथेटिकल, उसमें आपको क्या स्टांस लेना है, कैसे आप उसको अप्रोच करोगे, है ना, वो सब देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करना जरूरी था हमारे लिए, ताकि एग्जाम में कभी दोबारा आए तो हम उससे घबराए ना, हमें पास एक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, चलो देखो। तो गांधी जी नहीं होते तो क्या होता भाई। जो लीडरशिप जो उन्होंने ली थी वो कोई और लेता। सबसे पहली बात तो कोई ना कोई तो लीडर बनना ही था, है ना। तो एक हम देंगे अल्टरनेट लीडरशिप होती है उसके अलावा। तो लीडरशिप में भी आप चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे फिर आपके भगत सिंह हो, पर वहां पे चांसेस क्या है, इट माइट बी मोर मिलिटेंट। तो वो जो पूरा होता जो आइडियोलॉजी होती दैट विल बी मोर मिलिटेंट। तो ये वर्ड लिखने हैं। अब वो अगर मिलिटेंट होते तो वहां से क्या होता, ब्रिटिश से फिर रिप्रेशन ज्यादा आना था। तो इसलिए वर्ड यूज किया गया है, पक्का नहीं है कुछ भी, पॉसिबली। ये मैं आपको बस ये दिखाना था मेरे को। ये जरूरी नहीं है, कई बच्चे हार्शर ब्रिटिश, बट इट माइट बी। तो वर्ड लिखना पॉसिबली हार्शर ब्रिटिश रिप्रेशन, क्योंकि उसको लैंग्वेज ऐसी जाएगी इस आंसर के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि सब हम एज्यूम ही कर रहे हैं पॉसिबली। फिर आप देखोगे मास मोबिलाइजेशन, यानी कि इस तरफ वो लिख दो जो गांधी जी ने करते थे, और वो नहीं होते थे फिर उधर लिखना था वो। तो गांधी जी लीडरशिप थे, उनकी एक आइडियोलॉजी थी, वो शिफ्ट हो जाती। ठीक है, गांधी जी ने मास मोबिलाइजेशन किया था, ठीक है, नॉन वायलेंस किया था, है ना, पाथ लिया था। तो जैसे आप बताओ कैसे मास मोबिलाइज, सत्याग्रह के अंदर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर, सिविल डिसओबीडियंस के अंदर, सॉल्ट सत्याग्रह, सब में क्या था, मास मूवमेंट था, मास पार्टिसिपेशन था। अगर गांधी जी नहीं होते दैट माइट हैव बीन, विदाउट हिम इट माइट बीन लोअर, वो लोअर हो सकता था। और देखो तुम, कम्युनल डिवाइड, है ना, कहीं ना कहीं गांधी जी चाहे खिलाफत खिलाफत का इशू हो तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उस सबको बना के चलते थे गांधी जी, है ना। फिर डिप्रेस क्लास का अगर इशू हो, डिप्रेस कास्ट का इशू हो, तो गांधी जी ने क्या अवॉइड किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को, एक रिजर्वेशन की बात की उनके लिए, है ना। अगर वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता, क्योंकि अंबेडकर से शायद और कोई इतना बार्गेन नहीं कर पाता जितना गांधी जी का मॉरल स्ट्रक्चर था, तो वहां पे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोर को रोका। उससे क्या हुआ, जो हमारी कम्युनल टेंशन थी, कम्युनल जो लाइन्स थी, कम्युनल डिवाइड था, वो क्या हुआ, कम हुआ थोड़ा, नहीं वो और ज्यादा जाता। तो आप देखो, आप विदाउट सेपरेट इलेक्टोर, विदाउट हिम, ये विदाउट का मतलब विदाउट गांधी जी, सेपरेट इलेक्टोरेट माइट प्रिवेल्ड। वर्ड देखो वो यूज हो रहे हैं, आपने ऐसे वर्ड यूज करने थे। तो विदाउट हिम सेपरेट इलेक्टोरेट माइट प्रिवेल्ड, और इट वुड हैव डीपन डीपनिंग कास्ट डिवाइड, और हमारे जो कास्ट डिवाइड है वो डीपन हो जाते हैं विदाउट। हाँ, वुमेन पार्टिसिपेशन देखो, क्योंकि एक नेहरू जी को छोड़ दो, बाकी लीडर इतने प्रोग्रेसिव नहीं थे कि वुमेन की पार्टिसिपेशन को लेकर ज्यादा, गांधी जी ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो अदर लीडर्स एक्सेप्ट नेहरू वर लेस प्रोग्रेसिव ऑन द जेंडर इंक्लूजन। ठीक है, तो गांधी जी ने वुमेन पार्टिसिपेशन का भी काफी सेवा। तो विदाउट हिम देयर वुड हैव बीन लेसर वुमेन पार्टिसिपेशन। ट्रस्ट इशू एंड ब्रिटिश निगोशिएशंस, क्योंकि आप देखो चाहे आपका जो भी केस हो, गांधी जी से कहीं ना कहीं उनका ब्रिटिश एक बार थोड़ा दबते भी थे, या फिर जो भी एक मॉरल्स उनका मानते थे, तो एक वो जो ट्रस्ट इशू था कांग्रेस का और ब्रिटिश का, वो इतना बन नहीं पाता विदाउट गांधी जी। ठीक है, तो मॉरल स्ट्रक्चर था गांधी जी का ब्रिटिश के साथ, और विदाउट हिम देयर वुड बीन ग्रेट डिस्ट्रस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिश। तो जो निगोशिएशंस हो रहे थे वो उतने लेवल पे नहीं जा पाते। तो आपने देखो एंगल कौन कौन से लिया, आपने एंगल लिया विमेन का, आपने एंगल लिया कम्युनल डिवाइड का, आपने एंगल लिया है मास मोबिलाइजेशन का, लीडरशिप का, ब्रिटिशर्स का। यही एंगल अगर किसी भी लीडर के ऊपर आ जाए तो ब्रिटिशर्स के साथ कैसा होता, आइडियोलॉजी कैसी होती, लीडरशिप कैसी होती, विमेन का, कास्ट, कम्युनल, ये सब चीजें एंगल डालने किसी और लीडर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो ये ग्रीन वाले आपको देखने हैं, इसके अंदर वाला चेंज हो जाएगा फिर लीडर के अकॉर्डिंग। इंटरनल स्प्लिट विद इन द कांग्रेस, ये गांधी जी क्या सबको बैलेंस, चाहे नेहरू हो चाहे उधर बोस हो, कुछ ना कुछ करके उनको बैलेंस करके रखते थे। बैलेंस किसी इसको, आपके मॉडरेट्स को, एक्सट्रीमिस्ट को और सोशलिस्ट को। अब उसमें क्या होना था, कहीं ना कहीं वो ब्रेक होने से जो सेंट्रल लीडरशिप थी, जो हमारी एक मूवमेंट को कांग्रेस लीड कर रही थी, वो वीक हो जाती फिर से। तो कांग्रेस का एक एंगल आएगा कि अगर उनके बिना कांग्रेस में क्या होता। तो कांग्रेस एक पैरामीटर बन गया, ब्रिटिशर एक पैरामीटर बन गए, ये पैरामीटर बन रहे हैं इधर वाले।
ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ये देखो कितना अच्छी बात, एक आप ग्लोबल डालो और डीकोलोनाइजेशन पे, क्योंकि गांधी जी के नाम पे ही काफी लोग ने अपनी मूवमेंट को इंस्पायर किया था, है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, नेल्सन मंडेला, तो ग्लोबल रिकॉग्निशन दी उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को, और ग्लोबल में लोग उनको अप्रिशिएट करते थे, तो वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती हमारी मूवमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आजादी के बाद भी एक डाल दो कि भाई उनके बिना तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद आज भी उनकी चीजें फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइजेशन हो, चाहे आर्टिकल 40 हो, है ना। तो डीपीएसपी में भी उनका इन्फ्लुएंस है। ये हो गया आपने ओवरऑल, भाई आपने 8-9 पॉइंट पे एनालाइज कर दिया। फिर ये क्रक्स है मेन, ठीक है, कि उन्होंने किसकी, अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या होती हमारी, ये मेन आपको एंड कर, वॉयलेंस ज्यादा होता, ग्रेटर वॉयलेंस, और क्या होता, डिलेड टाइमलाइन, जो आजादी हमें मिल रही है माइट हैव बीन डिलेड, और डिले हो जाती टाइमलाइन। आजादी तो मिलती चलो घूम फिर के, लेकिन वो डिले हो जाती है, थोड़ा डिलेड टाइमलाइन। इंटेंसिफाइड कम्युनल टेंशन, जो कम्युनल टेंशन है वो और बढ़ जाती, एंड विमेन का पार्टिसिपेशन लो रहता। ये कंक्लूड कर दिया आपने ओवरऑल से। और गांधी जी के होने से क्या हुआ आपका, मॉरल लेजिटिमेसी मिली, ठीक है ना, प्रोग्राम को जो इनके, और आपका जो नॉन वायलेंस के पाथ को, तो गांधी जी प्रोवाइडेड मॉरल लेजिटिमेसी टू अवर नेशनल मूवमेंट, एंड नेक्स्ट इज अ नॉन वायलेंस पाथ। तो ये वर्ड्स जो है ना, ये वर्ड्स आने चाहिए थे इसमें, और वो सारे गांधी वाले वर्ड है, नॉन वायलेंस, ठीक है ना, मास पार्टिसिपेशन, वुमेन इन्वॉल्वमेंट, वो सारे वर्ड आने चाहिए। अब इससे फिर अगर गांधी पे कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पे आपको घुमाना है, यही वर्ड्स लिखने हैं। और किसी लीडर के बारे में पूछ लेगा तो ये पैरामीटर यूज करके उनका इन्फ्लुएंस दिखाना है। दो चीज तरीके से फायदा करेगा आपको ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of the downtrodden elucidate. इन पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि दोनों पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं तो फिर किसी और तरीके से पूछ लेगा, तो आपको अम्बेडकर, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बोस, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक विवेकानंद जी, इनकी होनी चाहिए। लिखो इसको 9 मिनट्स। ये कुछ पैरामीटर इधर लिखेंगे अपन, व्हाइट वाले जो लिखे हैं, तो देखो दे बोथ सॉर्ट द अपलिफ्टमेंट, ये तो कोई है नहीं, इसमें डाउट है ना, बट उनका तरीका अलग था दोनों का। अगेन कीवर्ड्स आएंगे, गांधी जी किससे बात करते हैं, थ्रू द मोरल रिफॉर्म, कि लोगों में इतना मोरालिटी आएगी, है ना, वो डिसरिस्पेक्ट ना करें या सबको बराबर करें, तो गांधी जी वे वॉज मोरल रिफॉर्म। बी आर अम्बेडकर जी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स, ये डिफरेंस था उनके अप्रोच में, ये इंट्रोडक्शन में लिखोगे आप ब्रॉड। फिर बॉडी में कैसे कैसे अप्रोच, डिफरेंट पॉइंट्स आप करोगे कि अनटचेबिलिटी को लेके गांधी जी सेड इट्स अ ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म, और बल्कि इन्होंने तो, बी आर अम्बेडकर ने तो ही बर्न द मनुस्मृति, है ना, टू डिसरिगार्ड द कास्ट सिस्टम, इस तरीके से। तो अनटचेबिलिटी पे इनके एक्शन क्या व्यू थे। गांधी जी क्वाइंड द टर्म हरिजन, ठीक है, एंड ही लेड महाड सत्याग्रह, तो ये थोड़ा अनटचेबिलिटी के ऊपर दोनों का बता दिया आपने। फिर आप बताओगे एजुकेशन को लेके क्या था, गांधी जी प्रमोटेड नई तालीम, और इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई। तो अलग अलग पैरामीटर बताओगे दोनों के व्यू, स्ट्रेटेजीज, अप्रोच कैसे अलग थी। फिर अगर बात करोगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, अब वो रिपीट होगी बात, पहले वाले क्वेश्चन हमने किया था, गांधी जी बात करते थे इसके लिए, उनके लिए रिजर्व कर दो सीट, अंबेडकर बात करते थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो रिजर्व सीट की बात आई, पूना पैक लिख देना यहाँ पे। गांधी जी बात करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, सॉरी अम्बेडकर जी, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखिए उनके लिए क्या किया, गांधी जी इन्फ्लुएंस डीपीएसपी, और अंबेडकर सिक्योर्ड आर्टिकल 15, 17 एंड 46, ठीक है ना, ये आर्टिकल सारे आपके फॉर द शेड्यूल कास्ट। अब देखो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो गांधी जी कैसे कहते, खादी से, ग्राम स्वराज से, चरखा से, जबकि अंबेडकर जी किसे कहते, पुश फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सर्व्ड एज द लेबर मेंबर। और लास्ट पे लिखो गांधी जी मास पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, सभी कास्ट सभी रिलीजन के लोग ही, और अंबेडकर जी ने कहा इन्होंने किया मास कन्वर्जन, मास कन्वर्जन होता बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे कैसे इनकी अप्रोच और स्ट्रेटेजीज डिफरेंट। क्लियर है, मतलब इतने, बाकी कुछ भी लिखो पर ये एक पॉइंट है जो आपके आने चाहिए। मास पार्टिसिपेशन, मास पार्टिसिपेशन, यहाँ पे अंबेडकर जी मास कन्वर्जन, ये सारा मैं दूंगा मॉडल आंसर में। एक तो पहले बहुत बड़ा कंटेंट, उसमें से लिमिटेड मैंने मॉडल आंसर बना दिए, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये तो पता ही होना चाहिए, इससे तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, फिर घर जाके पढ़ोगे तो फटाफट हो जाएगा। और मतलब बहुत सिंप्लीफाई करके चल रहे हैं हम चीजों को, ठीक। इसके अलावा एडिशन करना वो कर लो, ये मैंने मिनिमम बताया इतना।
महात्मा गांधी का हो गया। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन फेज, ये घर से कर लेना आराम से। थ्रो द लाइट ऑन द सिग्निफिकेंट थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम, ये भी हो जाएगा, दो गांधी के ऊपर हो गए क्वेश्चन। अब ये वाला देखते हैं हम, ये थोड़ा अलग। मैनी वॉइसेस हैज स्ट्रेंथेंड एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज, एलोबरेट। ठीक है, कौन कौन सी अलग अलग वॉइसेस थी? मैनी वॉइसेस हैज स्ट्रेंथेंड एंड एनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग द गांधीयन फेज के टाइम पे, और कौन सी नेशनलिस्ट आपकी जो मूवमेंट्स थी, है ना, जो सॉरी जो वॉइसेस थी जिन्होंने स्ट्रेंथन किया या एनरिच किया नेशनल मूवमेंट को, उनके बारे में बताओ आप। 15 marks, 250 words, 11 minutes। स्टार्ट। आंसर काफी चीजें कवर करेगा आपकी, का मॉडल आंसर अच्छे से पढ़ना, बहुत ब्रॉड लिखा है मैंने। मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री की काफी पर्सनैलिटी कवर हो जाएंगे आपको उससे, आइडिया कवर हो जाएंगे आपको। अरे टाइम रुक गया तुम्हारे, एक पे रुक गया। एक्स्ट्रा टाइम। चलो, ओवर भाई ओवर। देखो क्वेश्चन को समझो, मतलब कितना इजी, क्वेश्चन को समझते ही क्वेश्चन इतना अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें एक वर्ड के जो था क्रिटिकल, मैनी वॉइसेस। वॉइसेस कौन देगा? इंसान ही देगा ना। तो बस यही था, अलग अलग इंसान के बारे में लिखना है भाई, कौन कौन लोग थे गांधी के अलावा। गांधीयन फेज में गांधी तो है ही, पर केवल गांधीयन फेज में और भी बहुत लोग थे जिन्होंने अपनी नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया है। बस क्वेश्चन को समझना है, मैनी वॉइसेस समझो। तो मैनी वॉइसेस मतलब डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बाय पीपल, चाहे उनकी आइडियोलॉजी हो, क्या उनके एक्शंस हो, ये सारे तो अलग अलग पर्सनैलिटी के बताना, उसको सेग्रीगेट हम कैसे करेंगे सब हेडिंग में, वो देख लेते हैं। मैनी वॉइसेस ये इंपॉर्टेंट था बस, स्ट्रेंथन किया एनरिच के नेशनल मूवमेंट को ड्यूरिंग गांधीयन फेज, एलोबरेट। तो आप बताओगे गांधीयन फेज जो था केवल एक मोनोलिथिक नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सारे थे, डाइवर्स वॉइस थी, आइडियोलॉजीज थी, कम्युनिटीज थी, डिफरेंट कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट किया था। लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस रीजन, अलग अलग जगह से, रिलीजन, आइडियोलॉजीज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स रिचनेस। अब देखो पहले कुछ कोर गांधीयन बता दो, गांधीयन फेज था ना, तो पहले उसके बारे में बताओगे कोर गांधी कौन कौन थे। ठीक है, तो गांधी जी हिमसेल्फ, जो नॉन कॉपरेशन, सत्याग्रह, वो सारी वाली बातें। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, सी राजगोपालाचार्य, कस्तूरबा गांधी, तो ये गांधीयन वाली आइडियोलॉजी की होगी। और बाकी अब देखते हैं कौन कौन थे। तो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट में आपके, तो इधर आप लिखना है कौन कौन से लीडर थे और इधर उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, और उनको सेग्रीगेट कर दो। रिवोल्यूशनरी में आपके थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, HSRA उन मेंबर्स थे वो, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की, प्रीतिलता वाडेकर अटैक्ड यूरोपियन क्लब, जतिन दास डाइड ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक। ऐसे करना। फिर अगला कैटेगरी बनाओ सोशलिस्ट और लेफ्ट आइडियोलॉजिस्ट, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। ठीक है, फिर पैरेलल नेशनलिस्ट लीडर, और बड़े बड़े लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस हो गए आपके, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय, उनके कंट्रीब्यूशन लिखो इधर। फिर अगली कैटेगरी विमेन, क्योंकि इनकी वॉइस भी तो थी ना, तरुणी नायडू की। ठीक है, शी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह, रिप्रेजेंटेड इंडिया अब्रोड। अरुणा आसफ अली, आइकन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेड सॉल्ट प्रोटेस्ट। सुचिता कृपलानी, ठीक है, पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया। तो ये भी अपने आप में वॉइस थी विमेन की। फिर माइनॉरिटी की, मौलाना आजाद, है ना, खाल अब्दुल गान, गफार खान, बेगम रुकैया, ये हमने पहले भी किया था विमेन के अंदर। ठीक है, फिर दलित और मार्जिनलाइज वॉइसेस, जगजीवन राम, BR अम्बेडकर जी। तो ये डिफरेंट वॉइसेस थी गांधी फेज के अंदर। ऐसे आई होप आपने किया होगा। ठीक है, देखेंगे। कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल फिगर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने क्या किया? मॉरल कल्चरल सपोर्ट दिया। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्टार्ट की आपकी। और फिर इकोनॉमिक सपोर्टर्स, ठीक है, आपके अम्बा लाल साराभाई, GD बिरला, जमनालाल बजाज, दे फंडेड गांधी एक्टिविटी। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लीडर्स और उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। इस तरीके से जितना मैक्सिमम नाम हम देंगे उतना ये आंसर हो जाएगा सॉर्ट आउट। बस क्वेश्चन को समझना था, मैनी वॉइसेस, वो उसके बाद फिर आप लिख लेते। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। उसका लिखना वो ये कंटेंट घूम फिर के वही आएगा, बस कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सेकंड ये, तो ये
दोनों में अलग अलग करना है, ये आप एक बार घर से कर लेना मैनेज, ठीक है, फैक्चुअल है थोड़ा, लेकिन दोनों में ध्यान रखना, इसमें मैंने मॉडल आंसर में काफी डिटेल में बता रखा है, ये दोनों में अलग करना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम क्या क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे और सिविल डिसोबीडियंस के टाइम क्या क्या थे, कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो डिफरेंस मेंटेन करके रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड द रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। 10 मार्कर, 7 मिनट स्टार्ट करो, एक बार स्टार्ट करो आप, रीस्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के अप्रोच में डिफरेंस बताना है, दोनों में एजुकेशन में क्या डिफरेंस थी और नेशनलिज्म को लेके। क्वेश्चन पेपर है ना सबके पास, है ना क्वेश्चन पेपर, ठीक करो, चलो ये ओवर हो गया टाइम। देखो दोनों में बताना है, और एजुकेशन के लिए क्या उनके थॉट थे और नेशनलिज्म पे, दोनों के अलग अलग टेबल या अलग अलग आप लिखना था आपको। तो फिलोसफी देखो, गांधी जी पढ़ाई में कैसी बात करते हैं, नई तालीम की, बेसिक एजुकेशन की बात करते थे, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर का मॉडल क्या था, शांति निकेतन मॉडल जो उनका था, ठीक है। ये कीवर्ड आने चाहिए, जो कि क्रिएटिविटी की बात बहुत ज्यादा करते थे, क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ह्यूमैनिज्म, है ना। इनका करिकुलम फोकस था मैनुअल वर्क पे, स्पिनिंग, एग्रीकल्चर, इनका था आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ठीक है, नेचर स्टडी, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रिफाइनमेंट। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, गांधी जी बात करते हैं वर्नाकुलर की हो, है ना, वो मल्टीलिंगुअल अप्रोच थी उनकी। देन व्यू ऑन ब्रिटिश एजुकेशन, गांधी जी स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज क्रिटिकल बट नॉट कन्फ्रंटेरिस्ट, ठीक है, तो जो लिमिटेशन है उनको हटा के। फिर गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी टू बिल्ड द कैरेक्टर सेल्फ रिलायंट सिटीजन फॉर नेशनल रीजनरेशन, इनके हिसाब से था टू नर्चर द फ्री थिंकिंग, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर थोड़ा कल्चरल एंगल ज्यादा था, है ना, म्यूजिक हो गया, फ्री थिंकिंग हो गया, इस तरीके से, है ना, क्रिएटिव माइंड हो गया। नेशनलिज्म को अगर बात करें तो अप्रोच टू नेशनलिज्म, गांधी जी मास नेशनलिज्म की बात करते थे, है ना, रूटेड इन द स्वदेशी सत्याग्रह, वही कॉमन पॉइंट है। क्रिटिसाइज द ब्लाइंड नेशनलिज्म, है ना, वो कहते थे थोड़ा क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। वांट अगेंस्ट मिलिटेंट पेट्रोटिज्म, तो मिलिटेंट के अगेंस्ट भी थे, पेट्रोटिज्म के अगेंस्ट। कल्चरल सिंबल यूज, इन्होंने राम राज्य, खादी, चरखा, इनको यूज किया एज ए कल्चरल सिंबल, है ना। ब्लेंडेड इंडिया एंड द वेस्टर्न कल्चर, स्ट्रेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इनका विजन क्या था इंडिया के लिए, डिसेंट्रलाइज ग्राम स्वराज। इनका था कॉस्मोपॉलिटन इंडिया, ठीक है ना, अलग अलग विजन था इनका। पर्पस ऑफ नेशनलिज्म इनके लिए था पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, मोरल रीजनरेशन हो, यूनिटी अक्रॉस कास्ट एंड रीजन। इनके हिसाब से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी चाहिए आजादी के टाइम पे, ये नहीं कि लोग आजाद वैसे हो गए पॉलिटिकली पर अपने आप से आजाद नहीं हुए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ थॉट्स हो, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। रोल इन मूवमेंट, ये फ्रंट लाइन लीडर थे, मास लीडर थे गांधी जी, इन्होंने कल्चरल सपोर्ट किया, जनगण मन, ठीक है ना। कल्चरल गाइड एंड क्रिटिक ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, सपोर्टेड इंडिपेंडेंस बट थ्रू द लेंस ऑफ यूनिवर्सलिज्म। अब आपको ये देखना है ध्यान कि इन्होंने दोनों ने क्या किया, फिलोसफिकल बैलेंस दिया है, उन्होंने अपने दिए कल्चरल और सबने, है ना, गांधी जी ने पूरी मास लीडरशिप और ये सब। वाइल गांधी जी ग्राउंडेड एजुकेशन एंड नेशनलिज्म इन सर्विस, ठीक है, तो किसका सर्विस के, सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया, मास मोबिलाइजेशन पे। टैगोर एम्फेसाइज द क्रिएटिविटी, कल्चरल ओपननेस एंड यूनिवर्सल वैल्यू, ऑफरिंग अ फिलोसफिकल बैलेंस टू द इंडिया फ्रीडम मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब दो को कंपेयर करना हो तो आप लिख सकते हो ऐसे कि दे ऑफर्ड बोथ अ फिलोसफिकल बैलेंस, अगर इंटेलेक्ट की बात हो रही है ना, और बाकी मतलब बैलेंस वर्ड यूज होना था, ठीक है, इन्होंने दोनों ने क्या फिलोसफिकल बैलेंस प्रोवाइड किया। हो गया टेस्ट 14, मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टेस्ट करेंगे, टेस्ट नंबर 15 करो। ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का अपना लास्ट आजादी तक हो जाएगा, 1919 से 1947। पहला क्वेश्चन अभी रहने देते हैं बिकॉज ये बहुत एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इवेंट के बारे में पूछा, वो दोबारा रिपीट होने के चांस बहुत कम है, ठीक है ना, कि इन बट वे द नेवल म्यूटिनी प्रूव टू बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पिरेशन इंडिया। ये आप एक बार खुद देख लेना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड वाला करते हैं, इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट for the Constituent Assembly to complete its historical task of drafting the Constitution for independent India
इन जस्ट 3 years, बट फॉर द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डिस्कस। तो कैसे हमने उससे एक्सपीरियंस लेके हमने फटाफट इसको कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2, 9 minutes 12.5 मार्क्स का है। देखो भाई, कैसे हमने मेजर प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसने हेल्प की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। अगर वो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें स्टार्टिंग से करना पड़ता है ना, वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता। तो हम बताएंगे कैसे उसने हमारी हेल्प की है अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिमिटेड टाइम में बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट आपका, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने हमें, जो फेडरल स्ट्रक्चर था स्टेट और सेंटर का, ठीक है, ऑफर डिटेल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन थी, जो आपका आरबीआई का सेटअप हो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन दिया, ठीक है, उसको हमने मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग, वो अलग बात है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई विद मॉडिफिकेशन भी एडॉप्टेड, ये मैंने लिखा अलग से, तो ये वर्ड करना है, चाहे आरबीआई हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे फेडरल कोर्ट हो। फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है ना, प्रोटोटाइप फॉर इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एट सेंटर एंड स्टेट। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रोविजन था, वही हमारे यहाँ पे सेंटर और स्टेट में ऑटोनॉमी की जो बात है, उसको भी वो भी हमारे प्रोटोटाइप की तरह एक्ट किया उसने। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1995 में, जो हमने भी 352 से 360 आर्टिकल के अंदर रखा है इन कॉन्स्टिट्यूशन। बट दे गिव द डिस्क्रिशनरी पावर टू द गवर्नर। उस टाइम गवर्नर जनरल थे, हमारे यहाँ पे गवर्नर्स को देते हैं इन टाइम ऑफ ड्यूरिंग द क्राइसिस। फिर बोरोड फीचर्स, अब देखो वैसे हमने काफी चीजें लिखा है उनसे लिया है, लेकिन एक ही पॉइंट में मैंने लिखा है कि बोरोड फीचर्स। तो ये आपको दिखाना है, कब सारा मत कह देना हमने बोरो किया है वो किया, तो बस एक पॉइंट लिख दिया, हाँ भाई बाकी हमने अपना दिमाग लगाया, हल्का सा यूज किया। बोरोड फीचर कुछ है जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट आर वेरी, जैसे बाई कैमरा लेजिस्लेचर हो गया आपका, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो प्रोसीजर्स हो गए, ये हम सीधा प्री में भी पढ़ते हैं, अलग से टेबल बना रखी है उसमें दे रखा है। तो ये कुछ फीचर हमने डायरेक्टली बोरोड भी किए हैं। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि कुछ लेजिस्लेचर ऑलरेडी हमारे थे, आजादी के से पहले भी इन्वॉल्व थे ना लेजिस्लेचर, तो उनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, तो वहां भी हेल्प हुई है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैड एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंसेस अंडर द एक्ट बिफोर इंडिपेंडेंस आल्सो 1935 एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, इट प्रोवाइडेड फाउंडेशन फॉर अवर कंटिन्यूटी। वो ये एकदम स्टार्टिंग से हमें स्क्रैच से करना नहीं पड़ा, एक फाउंडेशन उसने हमें दे दी, इसलिए हमारा टाइम बच गया उसमें थोड़ा। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, इट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस पॉइंट, जहां पे हमने जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी वो हमने यहाँ से ले ली, इसलिए उसने कैसे हमारी एड की है वो बताना था। चलो नेक्स्ट आओ, हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी का था, ये आप कर लेना इसको, सुभाष चंद्र बोस का और गांधी जी का, है ना। हम लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे अब, क्योंकि ये जो लास्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी फैक्चुअल है एकदम। व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या क्या इवेंट्स थी वो बतानी है, एंड पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट, ठीक है, ये फैक्चुअल है। ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है आज का। सिंस द डिकेड ऑफ 1920s द नेशनल मूवमेंट एक्वायर्ड वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स, कौन कौन से आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स थे, एंड देयरबाय एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेस, डिस्कस। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट स्टार्ट। क्वेश्चन को समझ, जैसे ढंग से समझ लोगे अपने आप दिमाग में आ जाएगा। सोशल बेस कैसे बढ़ाओगे तुम, क्या क्या आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स होंगे सारे लिख दो, कैसे सोशल बेस बढ़ेगा, बस हो जाएगा आंसर। उन पर्सनैलिटी का नाम लिख देना, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट के जो डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, और उनके कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे। तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा, सिलेबस में लिखा हुआ है मेंस के डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स और उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, तो वो उसी से सारे आंसर बन रहे हैं, सोचो तुम। तो यूपीएससी ऐसा नहीं है, सिलेबस में तुम्हें आइडिया देते हैं क्या पढ़ना है तुम्हें, सिलेबस अगर तुम याद करोगे लिखा हुआ है उसमें, वेरियस कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। देखो कैसे डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स थे 1920s में के बाद। तो पहले तो गांधी जी का एक तो मास मोबिलाइजेशन वाला था, गांधीजियन मास मोबिलाइजेशन, ठीक है, प्रमोटेड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। तो कौन कौन सी आइडियोलॉजिकल स्टैंड थे, ठीक है, किन द्वारा प्रोपोगेटेड किए थे और क्या क्या उसके अंदर हुआ था। फिर रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ठीक है, भगत सिंह, आजाद, HSRA, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल टेररिज्म टू सोशलिस्ट ओरिएंटेड रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। तो कौन कौन सी आइडियोलॉजी थी, उनमें क्या हुआ था पहले वो बताना है आपको।
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थॉट थे, एम एन रॉय है ना, सीपीआई फाउंडेड। लीडर्स कौन कौन थे, नेहरू, बोस, एडवोकेट फॉर स्टेट लेड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड वर्कर्स राइट। फिर दलित और लोअर लोअर कास्ट का सेशन भी था, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, परियार इन तमिलनाडु, चैलेंज द ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। फिर हिंदू मुस्लिम मोबिलाइजेशन था। ये डिफरेंट आइडियोलॉजिकल चल रहे हैं सारे आपके फ्रेंड्स, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट हो गया, मुस्लिम लीग हो गया। अब देखेंगे इनसे बेस कैसे बढ़ा। अब अगर अगेन डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग आएंगे, डिफरेंट काम करेंगे, तो उन्हीं के जो फॉलोवर्स होंगे वो भी नेशनल मूवमेंट के अंदर आएंगे। अगर कोई डिप्रेस क्लास के मूवमेंट हो रही है तो वो लोग सारे इंक्लूड होंगे, विमेन्स रिलेटेड होंगे वो लोग आएंगे, अगर मुस्लिम का हो रहा है तो वो भी आएंगे। तो ऐसे डिफरेंट अगर आइडियोलॉजी नेशनल मूवमेंट में आएगी तो उनका बेस भी क्या होगा, बहुत वाइड हो जाएगा। ये होगा। अब देखो एक्सपेंसिव पीजेंट्स और वर्कर्स आए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेबर की बात हो रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी और वो वर्कर, तो वो भी लोग इन्वॉल्व हो गए, उनके राइट्स की बात होगी। राइज ऑफ किसान सभा, बारदौली सत्याग्रह, इन सब में यूथ और स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनिस्ट आए तो उन्होंने पार्टिसिपेट इसका बढ़ाया, यूथ और स्टूडेंट्स का। ऐसे वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ कैसे अपने सोशल बेस को बढ़ा रहा है वो बताना था। विमेन का पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है। ट्राइबल एंड रीजनल मूवमेंट से तो ये भी लोग भी इन्वॉल्व होंगे, ट्राइबल से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। फिर इसका फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या इंपैक्ट पड़ा, द मूवमेंट बिकम ब्रॉड बेस्ड, मूविंग बियॉन्ड एलीट लीडरशिप, मास मूवमेंट हुआ, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेड टू द रिच डिबेट्स एंड इंटरनल टेंशंस भी हुई इससे, वाइडर पार्टिसिपेशन एक्सर्टेड मल्टी प्रोन प्रेशर है ऑन द ब्रिटिश, यहाँ से प्रेशर है वहां से भी है, तो अलग अलग जगह से ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर हुआ, ये इसका इंपैक्ट पड़ा है। इस तरीके से आपको करना था लास्ट वाला लेक्चर, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया, एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, कल्चर वाला पार्ट एंशियंट मिडाइवल से आता है वो हो गया कंप्लीट। अब हिस्ट्री के दो कंपोनेंट बचे हैं आपके, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो हम कल खत्म करेंगे, फिर परसों करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अब ये मेरे को बता दो कि एक छुट्टी चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले या कंटिन्यू करना है, ऑनलाइन वाले भी बता दो भाई। कल तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले चाहिए या वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले चाहिए, या सर कंटिन्यू चलने दो। छुट्टी वर्ल्ड किसको से चाहिए पहले मेरे सर? को लग रहा है एक रिमांड है, क्योंकि वर्ल्ड थोड़ा बड़ा है, पोस्ट तो जैसे आता है थोड़ा फ्लो में कर लो तुम लोग। तो कल हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कर लेंगे, परसों मैं एक हॉलीडे दे दूंगा, पर फिर सैटरडे को तो एथिक्स आएगा फिर। सर हॉलीडे मत दो सर, कुछ और करा लो, एथिक्स करा क्या दो। कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ छुट्टी मत दो, एथिक्स ही करा दो, 2 दिन एथिक्स करा दो। अच्छा अच्छा, फ्लो टूट जाएगा ये कह रहे हैं, फिर फ्राइडे को एथिक्स करा दूं। फ्लो वाली बात भी ठीक है, वैसे फ्लो नहीं टूटना चाहिए, दिमाग को और हाथ को ना, ये बहुत फ्लो बन गया फिर इनर्शिया वापस स्टार्ट हो जाता है वो। ये बात ठीक है, और फ्लो मत टूटने दो। तो फ्राइडे को एथिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। आप जब ब्रेक कर लेना उस दिन फ्राइडे को पढ़ लोगे एथिक्स लीडर्स का ये है, और उस दिन जो टाइम मिलेगा उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री कर लेना, सैटरडे को वर्ल्ड हिस्ट्री कर दूंगा। ऐसे रहने दो फिर, चलो ठीक है भाई, कंटिन्यू के, ठीक है गौरव, फिर कंटिन्यू ही करते हैं, फिर करो वर्ल्ड हिस्ट्री एक दिन में कवर, जिनका रह जाएगा वो बाद में कर लेना, करो फिर क्या है, ठीक है कंटिन्यू रखते हैं फिर, चलो ओके। कोई छेड़ाछाड़ी नहीं है। चलो एक दिन थोड़ा मेहनत कर लेना, रात को सोना मत एक दिन, और क्या होगा वर्ल्ड हिस्ट्री वाले में, ऐसे कर लेना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर पूरे एक दिन में खत्म करनी है, कल पोस्ट इंडिपेंडेंस और परसों वर्ल्ड हिस्ट्री, जो जो मेन मेन पॉइंट से रिपीट करके आ जाना।